अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाने के ताल्लुक से इंतहाई ज़रूरी तजवीज़ दे रहा हूँ। देखिए, आप जब भी आप कोई काम करना चाहते हो या करना शुरू करने वाले हो, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो पहला काम क्या होता है इसका? पहला काम ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखें कि भाई मैं किस चीज़ में एक्सेल कर सकता हूँ। इवन छोटा सा अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो वो यही होता है। ये नहीं कि मैं जाकर कल से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूंगा, नहीं। अगर आप पकौड़ा बना सकते हैं तो आप कहेंगे कि मैं पकौड़े बनाऊंगा। दैट इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपको देखना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। इसकी एक मिसाल, जैसे अब गल्फ कंट्रीज है जहाँ बेतहाशा पेट्रोल है, गैस है, तो आप देखें किस तरह लेवरेज किया उन्होंने। वो एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में आ गए। अच्छा, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। मेरे ख्याल में 1300 डिग्रीज पे चाहिए उनको एल्युमिनियम पिघलाने के लिए। तो उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी एनर्जी को, अपनी गैस को, और वो आप देखें एल्युमिनियम में वो मार्केट लीडर्स है दुनिया में एल्युमिनियम बनाने में। तो अब हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं आखिर? मुझे नहीं पता क्या है हमारी स्ट्रेंथ्स। पता नहीं किसी को इस मुल्क में पता है भी या नहीं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। किसी ने एसेस किया है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं? बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है, कभी और बात करूंगा मैं। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। आप देखें, हमारी इकोनॉमी और एक्सपोर्ट का बेशतर हिस्सा टेक्सटाइल पर है, बल्कि हमारे मुल्क का दारोमदार टेक्सटाइल पर है। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी रेमिटेंसेस पर टेक्सटाइल है, या ऐसी सनतों पर है जिनका इन्हिसार पावर पर या इलेक्ट्रिक पर है। जो हमसे ज्यादा, यानी पावर और इलेक्ट्रिक हमसे ज्यादा, हम तो इंपोर्ट करते हैं इसको, जबकि दूसरे ममालिक हैं वो हमसे ज्यादा सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पावर की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है और साथ में लोड शेडिंग चल रही है, हम पावर सप्लाई नहीं कर सकते, पावर ऑफ होती रहती है, फ्लक्चुएशंस वगैरह हैं, तो हम पावर सप्लाई ही नहीं कर सकते सही तरीके से। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकती। तो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में इथियोपिया की तरक्की का जिक्र किया था कि वो दुनिया में सबसे तेज तरीन रफ्तार से तरक्की कर रहा है, यानी फॉर द लास्ट 10 और 12 ईयर्स उनका जो ग्रोथ रेट है वो एनुअली 10% है। अच्छा, क्यों कर रहा है वो? इसलिए कर रहा है कि उनके यहाँ इलेक्ट्रिक दुनिया में सबसे सस्ती है, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए टूट पड़ रहे हैं। और न सिर्फ इलेक्ट्रिक, मैन पावर। बड़ा मुल्क है, 10 करोड़ की आबादी, बहुत बड़ा मुल्क है वो अफ्रीका का। सस्ती लेबर है उनके यहाँ, दोनों चीजें हैं ये। तो अच्छा, सस्ती एनर्जी उनके यहाँ किस तरह है? दरिया नील पर उन्होंने बहुत बड़ा डैम बनाने पर काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, और उनकी लेबर बहुत सस्ती है और हमसे भी सस्ती है। तो इसकी वजह से, अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उनके यहाँ कम है। तो अगर कोई इंडस्ट्रीज वहाँ आती हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, मैन पावर कॉस्ट कम है पूरी। Makes it an attractive place for businesses to come there and see this as a good deal. So why are investors coming? As I said, affordable labor. I think labor in Ethiopia is about 1/10 of 20% of Chinese wages. Electricity, it's the cheapest on earth at 4 cents per kilowatt hour on earth. I mean, so when you go into manufacturing, you need electricity. When you go into large scale manufacturing, you need affordable labor. And then, as I mentioned earlier in the first part, Ethiopia लेबर इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में दूसरों से compete करके वो एक्सेल कर सकता है, दूसरों को वो बीट कर सकता है, दूसरों से compete कर सकता है। और हम जैसे मुल्क उनसे compete नहीं कर सकते। और यही वजह है, आप देखें कि जो जापान है, कोरिया है, वो टेक्सटाइल सेक्टर से निकल गए, छोड़ के निकल गए। वो काफ़ी, मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले निकल गए वो। क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी कि क्योंकि जापान के यहाँ भी पेट्रोल नहीं है,
گیس نہیں ہے. کوریا ان کا بھی یہی حال ہے جس سے وہ سستی بجلی بنا سکیں. یعنی اگر وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ٹیکسٹائل میں رہنا چاہتے ہیں, تو وہ جو انرجی کاسٹ ان کی زیادہ ہے اس کو وہ میک اپ کرنے کے لیے ان کو اپنی لیبر کاسٹ کم کرنی پڑے گی. یعنی اگر ان کو ایتھوپیا سے یا بنگلہ دیش سے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر ان کو اپنی لیبر کاسٹ بنگلہ دیش کی لیبر کے برابر لانی پڑے گی. انہوں نے کہا چھوڑو اور نکلو اس سے, دے دو یہ بنگلہ دیش کو, ایتھوپیا کو, افریقن کنٹریز کو, جہاں پہ لیبر کاسٹ بھی کم ہے اور انرجی کاسٹ بھی کم ہے, کاسٹ آف لیونگ بھی کم ہے. تو جاپان اور کوریا لیبر انٹینسو کاموں سے نکل کر انوویشن بیسڈ اکانومی پر آ گئے, ہائی ویلیو مینوفیکچرنگ پر آ گئے, جس میں انرجی کم لگتی ہے, را مٹیریل کم لگتا ہے, دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس کی ان کے یہاں کمی نہیں ہے. اور ڈیولپ بھی کیا انہوں نے. انوویشن کیا ہے؟ دماغ. تو اگر ان کے یہاں 10 کروڑ کی آبادی ہے تو ان کے یہاں 10 کروڑ دماغ ہیں, 10 کروڑ برینس ہیں جس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 20 کروڑ کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. دماغ ہے آپ کے, بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ پیروں کی محنت مشقت سے کمپیٹ کریں یا را مٹیریل پہ کمپیٹ کریں. ان کا را مٹیریل دماغ تھا. انہوں نے کہا دماغ سے لیٹس کمپیٹ آن دس پوائنٹ. اور ہم پھنسے ہیں وہی لیبر انٹینسو مینوفیکچرنگ سے. ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کے آگے. ہم کمپیٹ کر رہے ہیں سستی لیبر کے اوپر, وہ کمپیٹ کر رہے ہیں انوویشن پر, نئی پروڈکٹس بازار میں لانے پر, ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قیمتیں کم رکھنے پر. ہم کمپیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری لیبر سستی ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل سستی ہے یا ہماری پروڈکٹ سستی ہیں, یہ لیجیے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی تکلیف دہ صفا کی میں کہوں گا وہ یہ کہ ہم اپنے یہاں سے گندم, چینی, چاول, گوشت, سبزی, پھل, مچھلی, جھینگے, لابسٹر, یہ سب چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم, کیونکہ اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھین کر, اپنے لوگوں کو بھوکا مار کر, اپنے لوگوں میں غربت رکھ کر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور کیونکہ ہماری جو غذائی اجناس بھی جو ہیں وہ بھی پرانے طریقوں سے ہی پیدا کی جاتی ہیں. ہمارے جو ایگریکلچرل پروسیسز ہیں وہ سب وہی پرانے ہیں, قدیم ہیں بالکل. جو آج سے 1000 سال پہلے, آج سے 100 سال پہلے ہوتے تھے, وہی پروسیسز زیادہ تر آج بھی وہی ہیں. تو اپنے عوام کو بھوکا مار کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم, اور وہاں سے ہم یہ سب ایکسپورٹ کر کے ہم وہاں سے منگوا رہے ہیں, جاپان, کوریا وغیرہ, چائنا, انوویشن بیسڈ چیزیں, مینوفیکچرڈ چیزیں, مینوفیکچرڈ گڈس منگوا رہے ہیں ہم ان سے. تو بنیادی طور پر کمپیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں انرجی مہنگی ہے, کاسٹ آف لیونگ مہنگی ہے, کیونکہ آپ نے کھانا غلہ سب ایکسپورٹ کر دیا تو کاسٹ آف لیونگ بھی آپ کی بڑھ گئی. پیٹرول کی وجہ سے کاسٹ آف لیونگ آپ کی بڑھی ہوئی ہے. تو اب اگر آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو یا جو بھی ہو, آپ ہاؤ کین یو کمپیٹ اٹ ان دا ورلڈ دوسرے ممالک سے. اب آپ کے ایک ہی چیز ہے جو لیوریج آپ کر سکتے ہیں کہ جی لیبر کاسٹ کم کی جائے, اپنی لیبر کو کم سے کم دو اور اس پر کمپیٹ کرو. یہی کر رہے ہیں ہم, لیبر کو کم سے کم دینا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کام کروانا چاہتے ہیں ہم ان سے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہم کو ان قدیم صنعتوں سے نکل کر, جیسے ٹیکسٹائلز ہیں, ایگریکلچر ہے, کنسٹرکشن ہے, بہت بڑا ہے کنسٹرکشن ہے, نکلنا چاہیے ہم کو وہاں سے نکل کر ہائی ویلیو انوویشن بیسڈ مینوفیکچرنگ پر آنا چاہیے. یہ کنسٹرکشن کی بات میں یہی چند الفاظ میں کر دوں, نکلے وہی کنسٹرکشن سے. پورے ملک کی اکانومی آپ نے کنسٹرکشن کے اوپر آپ چلا رہے ہیں, یہ جا کر پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں, پورے ملک کو کھود کے ڈال رہی ہے. اور بھائی کوئی پلاننگ کرو, کوئی پلان کریں کہ ہمارے شہر
कैसे होंगे, हमारे शहर खूबसूरत होंगे, हमारी सड़कें खूबसूरत होंगी, जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक हैं। आप देखें कि आप दूसरे दुनिया के ममालिक में जाते हैं तो क्या पूरा यही है, प्लाजाज बने हुए हैं, शॉपिंग एरियाज बने हुए हैं। शॉपिंग एरिया का मतलब ये है कि मेन रोड्स के ऊपर का शॉप दुकानें खुली हुई है, उनके यहाँ स्कूल खुले हुए हैं मेन रोड के पर, उनके यहाँ बाजार खुले हुए मेन रोड पर। नहीं है, कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। यहाँ पर आप यहाँ से आप निकलें कराची से पेशावर तक पूरा बाजार ही बाजार है, तो निकले आप इनसे। दूसरा जो पॉइंट है वो है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो है परफेक्शन। दुनिया परफेक्शन के लिए, इनोवेशन के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करती है। आप देखिए, एक कपड़ा या एक लिबास जो हमारे यहाँ बनता है वही चले 4 गज में बनता होगा, उसकी कीमत मैक्सिमम कितनी होगी? 10,000 रुपये होगी, 20,000 रुपये होगी। उसके मुकाबले में उतने काम का आप देखें पेरिस में, लंदन में, उतने ही कपड़े का लाखों रुपए कीमत होती है उसकी। तो परफेक्शन के ताल्लुक से मैं जापान के बारे में पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ कि वो अपनी परफेक्शन की कितनी कीमतें वसूल करते हैं। उनके मुकाबले में हम कमतर क्वालिटी का माल बनाते हैं, सस्ता बेचते हैं, और दुनिया में हम सस्ते कामों के लिए और लो क्वालिटी के लिए मशहूर हैं। बहरहाल ये तस्वीरें देखकर अगर सीखना चाहें, प्लानर्स जो हैं अगर वो सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। इनकी बुनियाद पर अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पॉलिसी बना सकते हैं। ये देखें, ये जस्ट एक है कि 5 मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट्स दैट आर मेड इन जापान। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये देखें, तरबूज है, ये स्क्वायर तरबूज है, इसकी कीमत है $150 पर पीस। 150 का मतलब कितना हुआ? 15-20-25 हज़ार का है एक। ये मैंगोज यानी आम है। आम में हम समझते हैं कि हम दुनिया का बेहतरीन आम बनाते हैं, ये जापानीज आम है। इसकी कीमत क्या है? $115 फॉर ए बॉक्स ऑफ 2 मैंगोज, यानी वो इंतहाई नफासत से डब्बे में ये 2 आम रखकर बेचते हैं, जिन पे लेबल होता है मेड इन जापान। उसकी कीमत $115। और ये है अंगूर, इन्हें रूबी ग्रेप्स कहा जाता है। इनकी कीमत है $350 to $4,000 फॉर अ बंच, एक बंच के लिए। देखें, दुनिया इस तरह पे करती है परफेक्शन को, तो अब इसके ऊपर गौर करें जरा। वस्सलाम।